हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इनकम टैक्स कैपिटल गेन की दूसरी क्लास है। पहले दिन हमने कैपिटल गेन पर डिस्कस किया था, जिसमें मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं इस क्लास में। तो कि कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि इनकम के कितने हेड होते हैं और कैपिटल गेन उनमें क्यों महत्वपूर्ण हेड माना जाता है। तो कैपिटल गेन पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इफ एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, इट मींस ये होता है कि आपकी जो कैपिटल असेट है उसको ट्रांसफर करने से अगर कोई गेन होता है तो उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं, और वो हमारा कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता है। कैपिटल गेन वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज कैपिटल गेन से बहुत ज्यादा रेवेन्यू होती है आपको उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जब आपको कैपिटल गेन हो रहा है। और आप ऑब्वियस सी बात है, जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं उनके पास जाते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए, अपना कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स को बचाने के लिए। कौन कौन सी एसेट्स को कैपिटल गेन कहा जाता है उस पर हमने कल डिस्कस किया। कौन सी नेगेटिव लिस्ट है जिन्हें हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे और उस पर होने वाले फायदे को कैपिटल गेन में नहीं लिया जाएगा, उस पर भी हमने कल डिस्कस किया। उसके बाद हमने कल एक पीपीटी पढ़ा जिसके अंदर हमने देखा कि ट्रांसफर किसे माना जाता है, यानी किसे ट्रांसफर कहा जाएगा। ट्रांसफर का मतलब होता है कि कैपिटल गेन तब होगा जब आप कैपिटल असेट को ट्रांसफर करेंगे और उस पर कोई आपको गेन हुआ या फायदा हुआ तो उसे कैपिटल गेन कहा जाएगा, और अगर कोई नुकसान हुआ तो उसे कैपिटल लॉस कहा जाता है। देखिए, कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ता है, जबकि कैपिटल लॉस आपके अन्य सोर्सेस के साथ उनकी इनकम को एडजस्ट करते हैं। तो लॉसेस भी यहाँ पर काउंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। फायदा हो रहा है, सरकार आपसे टैक्स लेगी। नुकसान हो रहा है तो आप अपने दूसरे हेड की इनकम के साथ उसे एडजस्ट कर सकते हैं, या उस नुकसान को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अगर एडजस्टमेंट नहीं मिल रहा है आपको तो आगे आने वाले कुछ वर्षों तक आप उसका वेट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर आपको कोई कैपिटल लॉस हुआ है ना, तो कैपिटल गेन से ही वो एडजस्ट होगा। तो ऐसे केस में आपको कैपिटल गेन होने तक की इंतजार करने के लिए भी कुछ ईयर्स मिलते हैं। उस केस में उसे कहते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के रूल, वो भी हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। फिलहाल में हम बात करते हैं कि हमने कल भी बात किया कि ट्रांसफर किसे कहा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि कैपिटल जो एसेट होती है वो कितनी प्रकार की होती है। देखिए, वैसे आप प्रकार को डिफाइन नहीं करेंगे, यहाँ पर टाइप्स को डिफाइन हम लोग नहीं कर रहे हैं, नेचर को हम लोग यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि कैपिटल एसेट है और उसको आपने ट्रांसफर किया और उस पर कोई गेन हुआ या प्रॉफिट हुआ तो आप कैपिटल गेन में वो टैक्सेबल होगा। लेकिन यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा उसको टू पार्ट में, बिकॉज टैक्सेशन के रूल दोनों ही पार्ट के लिए अलग अलग होते हैं। आपको समझना होगा कि कैपिटल असेट जो है उसे हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। अब कौन कौन सी होती है उस पर हमने कल लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था। मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। कुछ सिक्योरिटीज आपके पास है, कोई ज्वेलरी आपके पास है, कोई ड्राइंग या पेंटिंग्स आपके पास है, कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन आपके पास है, कोई स्कल्पचर्स हैं आपके पास, या कोई आर्ट वर्क है आपके पास, या कोई गोल्ड के यूटेंसिल्स हैं, या कोई सिल्वर के बार हैं आपके पास, या कोई अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है। इन सभी को कैपिटल एसेट माना जाता है और इनके ट्रांसफर पर होने वाले फायदे को हम कैपिटल गेन कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि ये जितने भी मैंने एसेट आपके सामने अभी बात किया है, इनको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। यानी आप उस एसेट को कितने समय तक यूज ले रहे हैं, या आपने उस एसेट को खरीदने के बाद जो आपने उसे बेचने जा रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। माना कि 2005 में मेरे फादर ने कोई प्लॉट लिया था, 2 लाख रुपए में कोई प्लॉट लिया था मेरे फादर ने, किसी शहर के अंदर, सिटी के अंदर, यानी अर्बन लैंड था वो, ठीक है, कमर्स अर्बन लैंड था वो। और 2005 में उन्होंने लिया और अब जाकर 2020 में वो प्लॉट वो 18 लाख रुपए में बेच बेच दिया। तो हमें सबसे पहली चीज ये पता करनी होगी कि देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो खड़ा होता है, अगर आपको कैपिटल गेन सीखना है तो वेरी फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपके सामने जो मैटर आया, कल को जाके आप टैक्स कंसल्टेंट बनते हैं और आपके सामने कोई कैपिटल गेन का मैटर आता है, तो आपको सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि वो जो एसेट है जिसे अब बेचा गया और जिस पर फायदा हुआ है, क्या वो कैपिटल एसेट है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है। अगर उसका आंसर आता है यस, कैपिटल एसेट है, प्लॉट था यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का अगर आंसर यस आता है, देखिए नो आता है तो गेम ही खत्म हो गया यहाँ पर। पहले क्वेश्चन का आंसर अगर नो आता है कि ना कैपिटल एसेट नहीं है, तो गेम ओवर, कैपिटल गेन के ऊपर डिस्कस करना ही नहीं रहा आपको, समझ रहे हो। दूसरी चीज पर डिस्कस करो फिर आप। लेकिन अगर उसका आंसर आता है यस कि हाँ वो कैपिटल एसेट है, सर मैंने पढ़ा कैपिटल एसेट है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, प्लॉट है सर,
बिल्डिंग बनाया हमने, मकान था सर। तो मतलब सिंपल बात है, ज्वेलरी है सर, मेरे पिताजी ने या मेरे दादाजी ने खरीदी हुई, अब हमें जरूरत पड़ने पे बेचने हैं सर। या सर शेयर्स हैं, या सर डिबेंचर्स है जो कुछ वर्षों पहले खरीदे गए थे, अब बेचे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन का आंसर अगर आपका यस आता है, यानी यस दैट इज कैपिटल असेट। ओके, तो अब आगे के क्वेश्चन और आगे की आपका जो स्टेप्स है वो आती है कि ठीक है, चलो आंसर आ गया, यस कैपिटल असेट है। अब आपको क्या सोचना, अब आपको ये सोचना है कि अब आप ये देखो कि वो शॉर्ट टर्म का मामला है या लॉन्ग टर्म का मामला है। सर ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है, अभी हमने पढ़ा नहीं, अब पढ़ते हैं। देखिए सामने, आपके सामने जो यहाँ पर स्लाइड दिख रहा है उस पर साफ तौर पर ये बताया गया है, दो यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रहा है जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट इसे कहते हैं एसटीसी है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट इसे कहते हैं एलटीसी है। अलग अलग दिख रहा है। अगर आप शेयर्स या सिक्योरिटी जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, अगर आपके पास किसी भी कंपनी के शेयर्स या म्यूचुअल फंड हैं और आपने उन्हें 12 महीने से कम पीरियड में बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया, अप टू 12 मंथ का मतलब होता है 12 महीने से कम रखते हुए आपने उसे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसे केस में वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट मानी जाएगी, और उससे अगर कोई फायदा हुआ तो उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे, और अगर उससे कोई नुकसान हुआ तो उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहेंगे। अगर 12 महीने से ज्यादा टाइम रखा आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड, अभी देखिए लॉकडाउन चल रहा है, आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा आज का, या आपने न्यूज आजकल आप लोग देख रहे हैं, तो अभी लोगों का इनकम कमाने का एक नया अभी आंकड़े भी आए हैं हमारे पास, कि अभी सबसे ज्यादा डीमेट अकाउंट खुले हैं अप्रैल महीने में। डीमेट अकाउंट क्या होता है, शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए जो आप ब्रोकर के अंतर्गत जो अकाउंट खोलते हैं जिससे आप शेयर्स खरीद बेच सकते हैं, उसे कहते हैं डीमेट अकाउंट। अप्रैल 2020 में डीमेट अकाउंट सबसे ज्यादा खुले। इसका मतलब क्या हुआ, लोग घर पर बैठकर अर्न करना चाह रहे हैं, कमाई करना चाह रहे हैं, शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं, म्यूचुअल शेयर्स या डिबेंचर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं, तो वो लोग डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाकर शेयर मार्केट में काम करना पसंद कर रहे हैं अर्निंग के लिए। तो ऐसे केस में ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड एक साल के अंदर बेच दिए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस होगा इससे। और अगर एक साल से ज्यादा टाइम रखा, 12 महीने से ज्यादा रखा और आपने फिर उसे बेचा, तो उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट या कहेंगे, और उससे होने वाले फायदे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहा जाएगा। सब सवाल ये भी उठता है कि सर ये जो आप कह रहे हो कि ठीक है एक साल के अंदर बेच दिया या एक साल के बाद बेच दिया, ठीक है शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट हो गया या लॉन्ग टर्म असेट हो गया, सर इससे क्या होगा। देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है, कैपिटल असेट तो कैपिटल असेट ही होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में जो रेट ऑफ टैक्स है, जो आपको टैक्स देना है वो अलग अलग है। पहली चीज तो कि यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर अलग टैक्स देना सर, अलग रेट से डेफिनेटली, और लॉन्ग टर्म का अलग रेट से देना 100%। तो टैक्सेशन के हिसाब से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। किस टैक्सेशन के हिसाब से कैपिटल असेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, short-term capital asset as well as long-term capital asset. And on the transfer of short-term capital asset, we receive a capital gain or capital loss, and which capital gain or capital loss, short-term capital gain यानी STCG या short-term capital loss यानी STCL। ओके, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को आप ट्रांसफर करके कोई फायदा कमाते हैं तो LTCG कहलाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और अगर कोई नुकसान होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस माना जाएगा। टैक्स की रेट दोनों पर अलग अलग लगती है, पहली चीज। दूसरा एक और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट पर अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपको किसी भी तरीके का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, जितना गेन हुआ है उस पर टैक्स देना ही है, यानी देयर इज नो एग्जेम्पशन ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, टैक्स देना है, उतनी इनकम आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड कर दी जाएगी। सपोज आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, ठीक है 2 लाख रुपए का, तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में जोड़ दिया जाएगा उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को। आप वहां पर किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते, कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको एग्जेम्पशंस मिलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको फायदा मिलता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आप चाहें तो 54 के एग्जेम्पशंस लेकर अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लायबिलिटी बचा सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं, टैक्स जीरो कर सकते हैं टैक्स लायबिलिटी।
तो इस वजह से भी हम कैपिटल एसेट को दो पार्ट में बांटते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग टर्म रखने का फायदा ज्यादा है? बिल्कुल 100%। लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल एसेट किसे बोलते हैं? जिसे लंबे समय के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, समझ रहे हैं? तो अगर हम ऐसी किसी एसेट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली देयर आर सम टैक्स बेनिफिट्स जो आप ले सकते हैं। देखिए, ये तो हुई शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स की बात, जहां पर 1 ईयर का पीरियड माना जाता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का। 1 साल के अंदर आपने उसे खरीदने के बाद बेच दिया तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वहां पर। और अगर आप 1 साल से ज्यादा रखकर बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म का मामला होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा उस केस में, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं ऐसी कंपनियों के शेयर्स जो कि शेयर मार्केट में, या सेबी आप लोगों ने नाम सुना हो तो, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ऑपरेट करती है भारत का स्टॉक एक्सचेंज। जितने भारत के स्टॉक एक्सचेंज है सब सेबी के अंतर्गत ऑपरेट होते हैं, और सेबी इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। और जितनी भी कंपनीज के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में सेबी के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं, लिस्टेड होते हैं, उन्हें कहते हैं लिस्टेड होते हैं, वो सभी लिस्टेड शेयर्स कहलाते हैं। और वहां उनके केस में तो आपको 12 महीने का टाइम माना जाता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का। लेकिन जो कंपनियों के शेयर्स लिस्टेड नहीं, यानी ऐसी कंपनीज जो शेयर मार्केट में जिनके शेयर्स लिस्टेड नहीं होते हैं, उन्हें हम अनलिस्टेड शेयर्स कहते हैं। उस केस में ये 24 मंथ माना जाता है, 24 महीना यानी 2 साल। 2 साल से कम टाइम पीरियड को शॉर्ट टर्म माना जाता है, 2 साल से अधिक टाइम पीरियड को लॉन्ग टर्म माना जाता है। अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम शेयर मार्केट से कोई शेयर्स खरीदते हैं तो उस केस में हमें 1 साल से ज्यादा टाइम पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा डेफिनेटली। और अगर कोई ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, सपोज आप किसी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, छोटी मोटी तो नहीं कह सकते, किसी लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, लेकिन उसके शेयर्स ईसॉप के अंतर्गत, इम्प्लॉइज जो स्कीम है, ठीक है ना, उसके अंतर्गत एम्प्लॉयज को ऑफर किया, आपको कंपनी ने शेयर्स दे दिए, बोनस देने के बजाय शेयर दे दिया, ठीक है। तो आप वो शेयर्स कहीं शेयर मार्केट में तो रजिस्टर्ड है नहीं, तो ऐसे केस में उन शेयर्स को आगे जाके आप सेल करते हो, तो 24 महीना आपको रखना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, ठीक है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी 24 मंथ से, ये पहले 36 मंथ हुआ करता था। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी जो आपका लैंड एंड बिल्डिंग है, उसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। प्लॉट हो गया, मकान हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, ये सब केसेस में आपको 24 मंथ्स माना जाएगा। 24 मंथ से ज्यादा टाइम लॉन्ग टर्म माना जाएगा। पहले ये 36 मंथ था, और अब ये 24 मंथ का क्राइटेरिया दे दिया है, तो 24 मंथ से कम पीरियड में इसे हम शॉर्ट टर्म में मानेंगे ट्रांसफर को, और 24 मंथ से ज्यादा समय रख के अगर आप ट्रांसफर करते हो तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत टैक्सेबल होगा, ठीक है। और अदर किसी भी एसेट के केस में, अब देखिए अदर एसेट कौन सी रह गई, अगर अपन शेयर्स और प्रॉपर्टी को हटाएं तो अदर आपकी जितनी भी एसेट्स रहेगी, शेयर्स और प्रॉपर्टी के हटाएं तो मूवेबल प्रॉपर्टीज रह गई आपकी, ठीक है, गोल्ड के यूटेंसिल्स रह गए, सिल्वर के बार रह गए, ज्वेलरी रह गया आपका, ठीक है। और आपका ये सब आपकी अदर प्रॉपर्टी में आ गया। आपका आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो गया, स्कल्पचर्स हो गया, आर्ट वर्क हो गया, आपका किसी प्रकार की ड्राइंग और पेंटिंग्स होगी, ये सब अदर में आते हैं। इन केस में 36 मंथ के अंदर अंदर बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा या लॉस माना जाएगा? लॉस होता है तो लॉस माना जाएगा, फायदा होता है तो फायदा माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। कैपिटल गेन वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर अर्निंग के हिसाब से टैक्स प्रोफेशनल की मैं बात करूं, अगर कल को जाके आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं तो कैपिटल गेन बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि ये आपको आईटी रिटर्न्स जो भरे जाते हैं, इनकम टैक्स के जो रिटर्न फाइलिंग्स होती है, तो जो अदर हेड के रिटर्न्स होते हैं उसका चार्जेस बहुत कम होता है, लेकिन कैपिटल गेन का मामला होता है तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो चार्जेस भी ज्यादा लेते हैं। तो कैपिटल गेन कमाई का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है प्रोफेशनल्स के लिए, लेकिन अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत लाखों का मैटर होता है, करोड़ों का मैटर होता है। प्रॉपर्टी के ट्रांसफर कर करोड़ों का प्रॉफिट हुआ, तो लाखों और करोड़ों के मैटर में जहाँ आपको अच्छा खासा रेवेन्यू मिल रहा है रिटर्न फाइल करने का, तो वहाँ आप गलती नहीं कर सकते, या लैक ऑफ नॉलेज लेकर आप वहाँ पर रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ड्यू टू दैट आपको अच्छा नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए कैपिटल गेन का। ओके, तो सी दिस स्लाइड is very very important. The slide is showing us short term capital gain versus long term capital gain का डिफरेंस हमें यहाँ पर दिख रहा है कि इन केस ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज 1 ईयर से कम टाइम में बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर, और 1 ईयर से ज्यादा टाइम रखकर बेचते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस होगा।
In case of unlisted shares and securities and immovable properties, land and building के केस में आपको 24 मंथ्स यानी 2 इयर्स से कम में बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस, और 2 इयर्स से ज्यादा टाइम रखकर बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस होता है, ठीक है। और इन केस ऑफ अदर कैपिटल एसेट, अदर ऑल अदर कैपिटल एसेट, एनी अदर कैपिटल एसेट, देर आर 36 मंथ्स यानी 3 इयर्स से कम टाइम में बेचते हो तो शॉर्ट टर्म, और 3 इयर्स से ज्यादा टाइम में बेचते हो तो लॉन्ग टर्म का मामला माना जाता है। देर आर 2 बेनिफिट्स अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। वेरी फर्स्ट बेनिफिट इज व्हाट? वेरी फर्स्ट बेनिफिट इज, देखिए टू डिफरेंसेस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। बेनिफिट नहीं कह सकते हम लोग उसको, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ऊपर तो रेट ऑफ टैक्स ज्यादा है शॉर्ट टर्म के मुकाबले, तो बेनिफिट नहीं कहा जा सकता उसको। पहला डिफरेंस तो है रेट ऑफ टैक्स का, कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में रेट ऑफ टैक्स अलग अलग होती है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको एग्जेम्पशंस का फायदा मिलता है, शॉर्ट टर्म में एग्जेम्पशंस का फायदा नहीं मिलता। तीसरा जो आपको डिफरेंस है वो ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडेक्सेशन एक नया आपके सामने नाम आया। इंडेक्सेशन यानी महंगाई दर। भारत में महंगाई दर को मापने की शुरुआत हुई थी 1981 में। 1981 से महंगाई दर को मापा गया है और उसका एक दर लिया गया है जिसे हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कहा जाता है। 1981 में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स रखा था 100 रुपीज, ठीक है। और फिर ये देखा गया है कि हर साल जो महंगाई दर बढ़ी उससे वो 100 रुपए कितना 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 जंप होता गया साल बाई साल। तो 1981 से जो महंगाई दर को भारत में रिकॉर्ड किया गया और वो अब तक रिकॉर्ड होता जा रहा है, आगे मैं आपको बताऊंगा अभी महंगाई दर का भी, उसे हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी आपका लागत सूचकांक बोल सकते हो आप उसको, ठीक है ना, लागत मुद्रास्फीति सूचकांक बोल सकते हो आप उसको। और ये जो आपकी इंडेक्स है, ये जो चार्ट है, उससे जो उसका बेनिफिट आपको मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ कि क्या होता है इंडेक्सेशन, ठीक है, और उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा। अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल बताया था कि अगर मेरे फादर ने 2005 में, वर्ष 2005-6 में एक प्लॉट 2 लाख में खरीदा था और उसे अब 2020 में उसे 18 लाख में बेचा, तो किसी से भी अगर आप पूछोगे कि कितना फायदा हुआ उस प्लॉट पर, तो आप जो व्यक्ति कॉमर्स के नहीं है, जिन्होंने कभी इनकम टैक्स नहीं पढ़ा, उनसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से 99.99% लोग बोलेंगे कि 16 लाख का फायदा कमाया साहब आपने उस प्लॉट पर, क्योंकि 2 लाख में खरीदा हुआ प्लॉट है और 18 में बेच रहे हो तो कितना फायदा हुआ? 16 लाख का फायदा हुआ। लेकिन ये आंसर गलत है, क्योंकि इसमें आपने महंगाई दर को तो कहीं ध्यान में ही नहीं रखा। इसमें आपने उस 18 लाख में से, जो कि आज के 18 लाख 2020 के, उसमें से सीधे सीधे आपने 2 लाख रुपए माइनस कर दिए। जो 2 लाख रुपए थे आज से 15 साल पहले के, क्या आज से 15 साल पहले के 2 लाख की वैल्यू आज के 2 लाख की वैल्यू के बराबर है? नहीं ना। आज से 15 साल पहले अगर किसी के पास 2 लाख थे और आज भी किसी के पास 2 लाख है, तो क्या वो 2 लाख और आज के 2 लाख एक जैसे हैं? नहीं ना। उस वक्त 2 लाख से जितनी चीजें खरीदी जा सकती थी, आज हो सकता है उसके लिए आपको 8 लाख रुपए देने पड़े, 10 लाख रुपए देने पड़े। यानी उस वक्त के 2 लाख हो सकता है आज के 8 लाख, आज के 10 लाख। तो सर कैसे पॉसिबल है ये? क्यों नहीं पॉसिबल है? डे बाय डे महंगाई बढ़ी है। आपने सुना भी होगा, आपने सभी लोगों को पता भी होगा कि डे बाय डे हम सब नोटिस करते हैं, डे बाय डे महंगाई बढ़ रही है। एक वक्त ऐसा भी था जब हमने 25 रुपए में भी पेट्रोल भराया होगा हमारी गाड़ी में, और आज हमें उस पेट्रोल के लिए 80 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो क्या ये महंगाई नहीं है? तो उस वक्त के 25 रुपए आज के 80 रुपए के बराबर हो गए एक प्रकार से देखे तो उस वक्त सिंपल सी बात है कि 2005 के 2 lakhs आज के हो सकता है 8 लाख हो, 10 लाख हो। तो ऐसे में तो आपकी जो ये कैलकुलेशन है कैपिटल गेन की, वो गलत है, रॉन्ग है, कि आपने डायरेक्ट 18 में से 2 लाख माइनस कर दिया, 16 लाख का कैपिटल गेन गवर्नमेंट को आप देने जा रहे हो उस पे टैक्स। तो लिटरली दिस इज रॉन्ग, बिकॉज उस वक्त के 2 लाख आज के 2 लाख नहीं है। आपको उस 2 लाख को, उस एक्विजिशन कॉस्ट को, वो जो कॉस्ट है उस कैपिटल एसेट की, उसे सबसे पहले आज की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको
इन्फ्लेशन इंडेक्स कॉस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उस पैसे को आज के पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो बेनिफिट होता है इसे कहते हैं, ये बेनिफिट मिलता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर ही मिलता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट पर आपको इंडेक्स बेनिफिट मिलता है, शॉर्ट टर्म पे नहीं मिलता है। तो ये एक ड्रॉबैक है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का, ध्यान देना। इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट यानी लंबे समय तक, और जो ये जो सामने निर्धारित जो टाइम पीरियड है उस समय से अगर आप ज्यादा कैपिटल एसेट को होल्ड करते हैं और बाद में बेचते हैं तो वो आपको काफी सारे बेनिफिट देता है। इंडेक्सेशन के बेनिफिट देता है आपको, उसके अलावा आपको वहां पर 54 के एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं, तो आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। क्लियर? तो ये जो डिफरेंसेस हैं, इस वजह से हम कैपिटल एसेट को दो पार्ट में बांट सकते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। देखिए जो हमारा अगला जो पीपीटी है उसमें साफ तौर पर कैपिटल गेन कंप्यूटेशन के लिए अलग अलग स्टेप्स दे रखी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए स्टेप अलग है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए स्टेप अलग है। अब क्या स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटेशन यानी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, कारण उसका ये होता है कि देखिए जो भी आपको सेल कंसिडरेशन हुआ है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब हुआ है कि आपने जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उससे कम समय में वो एसेट ट्रांसफर की है और उससे आप, अब देखिए शॉर्ट टर्म का एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम। माना कि हम ज्वेलरी की बात करते हैं हमने ज्वेलरी लिया था 2018-19 में और हम ज्वेलरी अब बेच रहे हैं 2020-21 में। हमें पूरे 3 साल नहीं हुए ज्वेलरी को होल्ड किए हुए। हमने वो ज्वेलरी खरीदा था 5 लाख रुपए में, आज हम 8 लाख रुपए में उसको बेच रहे हैं। आज मार्केट वैल्यू 8 लाख रुपए उसकी। तो देखिए सबसे पहली चीज आती है सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन यानी कितने में सेल कर दो। सेल कंसिडरेशन ले लो, उसमें से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? परचेज करने की प्राइस, एक्विजिशन की प्राइस, जब आपने उसे एक्वायर किया उसकी प्राइस। तो एक्विजिशन प्राइस कितनी थी आपकी? 5 लाख थी। क्लियर? अगर कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है तो आप उसे भी माइनस कर सकते हो। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कैपिटल एसेट में आपको इंप्रूवमेंट भी कराते हैं। अब देखिए कैपिटल एसेट में इंप्रूवमेंट का एग्जांपल बताता हूँ। आपने कोई प्लॉट खरीदा सर, मान लो आज से आपने 1 साल पहले एक प्लॉट खरीदा था 2 लाख रुपए में। आपने उस प्लॉट पे बाउंड्री वॉल बनवा दी 3 महीने बाद। बाउंड्री वॉल पर आपको 40,000 रुपीज खर्च हुआ, तो वो इंप्रूवमेंट कॉस्ट होगी। तो 2 लाख रुपए तो एक्विजिशन कॉस्ट होगी आपकी, 40,000 रुपीज आपका इंप्रूवमेंट कॉस्ट हो गया। तो वो भी यहाँ पर आप सेल कंसिडरेशन में माइनस कर सकते हैं। आगे जाके आपने प्लॉट 5 लाख में बेच दिया, तो 5 लाख में से 2 लाख रुपए आपका एक्विजिशन कॉस्ट माइनस होगा, 40,000 रुपए आपका इंप्रूवमेंट कॉस्ट माइनस होगा। और अगर आपने किसी भी तरीके के ट्रांसफर एक्सपेंसेस किए, ट्रांसफर एक्सपेंस का मतलब आपको पता है कि आजकल जो प्रॉपर्टीज की जो डीलिंग्स होती है बिना ब्रोकर के पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने किसी ब्रोकर को बोला कि यार मेरे को मेरा प्लॉट बेचना, मुझे पैसों की जरूरत है, ब्रोकर ने बोला ठीक है मैं बिकवा दूंगा, लेकिन मैं ना 2% वो लूंगा, क्या कहते हैं, मेरा ब्रोकरेज लूंगा। ओके, आपने बोला डन। अब उस ब्रोकर ने ही वो आपको सामने वाली पार्टी ला के दी, ठीक है, जिसके साथ आपका 5 लाख में यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ है। तो सी अब इसी एग्जांपल को देखते हैं हम। 5 लाख रुपए आपका सेल कंसिडरेशन हो गया, उसमें से आपका 2 लाख रुपए एक्विजिशन कॉस्ट माइनस कर दो, 5 में से 2 चले गए, 3 बचे। 3 में से 40,000 रुपए आपका इंप्रूवमेंट कॉस्ट माइनस कर दो, 40,000 वो माइनस कर दिए, 2,60,000 रुपए बचे। और आपका उस ब्रोकर को भी तो 2% देना है 5 लाख का। 5 लाख में आप प्लॉट बेचने जा रहे हैं तो 2% ब्रोकर भी तो लेगा। तो 5 लाख का 2% कितना हो गया? 10,000 रुपए हो गया। तो 10,000 रुपए आपको ब्रोकर को भी देना है, तो वो भी माइनस करो आप, ट्रांसफर एक्सपेंस बोलते हैं इसको। तो अब आपका 2,50,000 रुपए बचा। तो 2,50,000 रुपए आपका क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर? तो वेरी वेरी इजी कैलकुलेशन of short term capital gain, very easy computation of short term capital gain, because there is no indexation benefit on capital short term capital gain. That's why जो सेल कंसिडरेशन है उसमें से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करें, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करें, ट्रांसफर एक्सपेंसेस इफ एनी ऑकर्ड उसे आप माइनस करें, सो दैट यू कैन अचीव योर कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस, एंड दैट कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस इज कॉल्ड STCG और STCL. फाइन।
अब देखिए यहाँ थोड़ा डिफरेंस आ जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। फाइन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या हुआ, यही प्लॉट का एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो ये प्लॉट 4 साल बाद बेचते हैं अपन, ठीक है, तो 4 साल बाद बेचते तो ये किस में आ गया मामला, क्या लॉन्ग टर्म में आ गया, शॉर्ट टर्म में नहीं रहा। शॉर्ट टर्म में तो 2 साल के अंदर अंदर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म में रहा, 4 साल बाद बेचा तो मतलब लॉन्ग टर्म में हो गया। तो ऐसे केस में फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन आपकी कितनी थी, 5 लाख। डन, ओके। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होता है इसमें। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या, कि आज से 4 साल पहले आपने उसे 2 लाख रुपए में खरीदा, तो आज से 4 साल पहले के 2 लाख को सबसे पहले तो आप आज के कितने रुपए हैं उसमें कन्वर्ट करना है। तो आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एप्लीकेबल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको उस 2 लाख को कन्वर्ट करना पड़ेगा 4 साल बाद के कितने रुपए बनते हैं। तो आज से 4 साल पहले की क्या CII थी, मैं आपको इसका कल अगली क्लास में मैं आपको इसको बकायदा एक एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा अच्छी तरीके से। आज से 4 साल पहले क्या उसका CII था, और उसे हमें उसको ध्यान में रखना है, और आज की कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितनी है उसे ध्यान में रखना है। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू करंट ईयर CII डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ईयर का CII आपको लेना होगा। तो आपका यहाँ पर जो अमाउंट आएगा, सपोज 2 लाख का की जगह आपका 2.5 लाख रुपए आया, ठीक है। तो मतलब आज के 4 साल पहले के 2 लाख आज के कितने हो गए, 2.5 लाख हो गए। तो आप उस 5 लाख में से 2.5 लाख माइनस करेंगे, ना कि 2 लाख माइनस करेंगे। यानी आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस नहीं की है, आपने क्या माइनस किया, कॉस्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस किया। यानी आपने इंडेक्सेशन एप्लीकेबल किया पहले, आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आज से 4 साल पहले की जो एक्विजिशन कॉस्ट थी उसको आज की कॉस्ट में कन्वर्ट किया, और उसे आप माइनस करने जा रहे हो सेल कंसिडरेशन में। सेम टू सेम आपका ये इंप्रूवमेंट कॉस्ट पर भी एप्लीकेबल होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ओके, तो जो 40,000 रुपए आपने उस प्लॉट पर बाउंड्री करवाई थी उसी ईयर में, उसे भी आपको इंडेक्स वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज आपने इंडेक्स वैल्यू में कन्वर्ट किया, वो 40,000 आज के 60,000 है। तो देखिए सबसे पहले तो आपने 5 लाख में से 2.5 लाख माइनस किया। 2.5 लाख क्यों माइनस किया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब आप 40,000 माइनस नहीं करोगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, आप 60,000 रुपए माइनस करोगे। तो आपने 60,000 माइनस किए, तो अब आपके कितने टोटल माइनस हो गए, 3,10,000 माइनस हो गए। 3,10,000 माइनस हो गए, आपने 5 लाख में से तो 190 बचे। और ट्रांसफर एक्सपेंस जो है वो आपने इसी साल अभी प्लॉट बेचने में किया, तो इस पे तो इंडेक्स कॉस्ट एप्लीकेबल होगी नहीं। तो ऐसे केस में 10,000 और माइनस होंगे, यानी 1,80,000 का कैपिटल गेन आया। देखिए सेम एग्जांपल लिया है मैंने, लेकिन सेम एग्जांपल में आपका कैपिटल गेन अलग अलग हो गया। लॉन्ग टर्म के मामले में 1,80,000 आया, जबकि शॉर्ट टर्म में 2.5 लाख आया था। तो सी द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, एंड सी द डिफरेंस ड्यू टू द इन्फ्लेशन इंडेक्स कॉस्ट। ओके, आपका जो महंगाई दर है उसकी वजह से ये डिफरेंस आया कि आपने जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल एसेट खरीदने पे किया कुछ वर्षों पहले, अगर आपको महंगाई दर का फायदा मिलता है, वो मिलता है किसमें, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के केस में, और उस फायदे से आप अपना टैक्स लायबिलिटी को बचा सकते हैं। क्लियर। और सबसे बड़ी बात है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आने के बाद, ये 1,80,000 आए हैं आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके बाद अगर आप उसे री इन्वेस्ट कर देते हैं, अब री इन्वेस्टमेंट के जो फंडे हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं समझाऊंगा आपको कि देर आर सम एग्जेम्पशंस अंडर कैपिटल गेन, जहां आप अगर आप अपने पैसे को री इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको कैपिटल गेन बच जाता है आपका। तो 1,80,000 अगर आपने कहीं कोई और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको कैपिटल गेन पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिर्फ लॉन्ग टर्म में मिलेगा, शॉर्ट टर्म में किसी तरह का टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलता। क्लियर। आज की लास्ट स्लाइड बता देता हूं मैं। दिस इज द CII, देखिए आप, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2001-2 से बदला है गवर्नमेंट ने CII। अब हम कैलकुलेशन जो करते हैं वो 2001-2 से करते हैं। तो अगर हम इन 20 सालों में बात करें, आप देख सकते हैं सामने इन 20 सालों के CII बता रखे हैं। और सबसे बड़ी बात है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। आप देख सकते हैं कि 2001-2 जो आपका फाइनेंशियल ईयर था उसका CII था आपका 100 रुपीज, और वहां से आप देखिए हर साल ये CII बढ़ता 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 बढ़ता, CII यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, अभी 2019-20 का कितना हो गया, 289 हो गया। यानी जो वस्तु 2001-2 में 100 रुपए में मिलती थी मार्केट में, यानी 100 रुपए से जितनी वस्तुएं आप खरीद सकते थे आज से 20 साल पहले, आज उसके लिए हमें कितना खर्च करना पड़ता है, 289 खर्च करना पड़ता है।
सपोज आपने आज से 20 साल पहले 1 लाख रुपए में कोई इन्वेस्टमेंट किया होता कैपिटल एसेट में, तो उसकी कितनी कीमत होती है आज की तारीख में? कॉस्ट ऑफ आज उसे हम खरीदने जाते तो कितना देना पड़ता? ऑलमोस्ट 2,89,000। इट मीन्स 3 टाइम्स, यानी 3 गुना आपका प्राइस हो गया इन 10 सालों में, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 गुना प्राइस हो गया। तो अगर किसी ने 5 लाख रुपए में कोई प्लॉट खरीदा है तो उसका नेचुरल सी बात है, आज से 20 साल पहले 5 लाख में खरीदा तो उसकी आज की कॉस्ट 15 लाख तो है ही है कॉस्ट। अब अगर वो बंदा 20 लाख में बेचने जा रहा है तो उसको फायदा सिर्फ 5 लाख का है, जबकि दिख कितना रहा है? 15 लाख का फायदा दिख रहा है कि यार 5 लाख में खरीदा तो 20 में बेच रहा है। भैया आपने इन 20 सालों में जो महंगाई दर बढ़ी है, जो रुपए की वैल्यू आपकी डिक्रीज हुई है, उसको तो ध्यान में रखा ही नहीं। आज से 20 साल पहले के 5 लाख को क्या आप आज के 5 लाख मानोगे? बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा हमारे घरों में जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे जो दादा ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमें बोलते हैं कि हमारे जमाने में तो सिटी के अंदर 5,000 रुपए में प्लॉट मिल रहा था, हमने लिया ही नहीं मार्केट में। आज जब वो हमें ऐसी बातें बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि आप काश ले लेते तो आज हम करोड़पति होते। क्योंकि जिस जगह की या जिन जगहों की वो बातें करते हैं, वो जगहों पर आज उन्हीं या उतनी साइज के प्लॉट लेने के लिए आपको करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो देखिए वो जमाना अलग था, उस वक्त के 5,000 रुपए। हम उन्हें कई बार ब्लेम भी करते हैं हमारे पेरेंट्स को कि आप काश ले लेते तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाती। लेकिन आप सोचिए कि उस वक्त के 5,000 भी आज के कितने लाखों रुपए थे, तो उस वक्त 5,000 होना भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि 5,000 उस वक्त के, आज के जो हमारे लाखों रुपए हैं ना, उस वक्त के 5,000 थे। तो क्या हमारे पास आज लाखों रुपए हैं उस प्लॉट को लेने के लिए? करोड़ों रुपए हैं आज जो हमारे पास नहीं है, वो उस वक्त उनके पास हजारों रुपए नहीं थे। तो वो सेम है। तो वो महंगाई दर की वजह से देखिए रुपए की वैल्यू डे बाई डे कम हुई, और इस वजह से जो आपने कुछ सालों पहले के जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और उसमें जो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट है, डेफिनेटली वो कॉस्ट आज की तारीख में तो बहुत ज्यादा हो गई है ना। तो आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसे सबसे पहले इंडेक्सेशन एप्लीकेबल करके उसको आज की करंट वैल्यू में काउंट करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने सेल कंसिडरेशन में से उसको माइनस करते हैं तो आपको कैपिटल गेन एक्चुअल में जो हुआ है वो आता है। रियल कैपिटल गेन आपको तभी प्राप्त होगा। अदरवाइज आप जो कैपिटल गेन देखते हैं कि 20 में बेच दिया, 5 में खरीदा था, 15 का फायदा हुआ, वो फिक्टिशियस फिगर है, यानी वो काल्पनिक फिगर है, एक्चुअल फिगर है ही नहीं। क्योंकि वो 5 लाख जो 20 साल पहले के आप गिन रहे हो और वो 20 लाख रुपए आज के गिन रहे हो, तो दोनों में कहाँ एक जैसा है? दोनों वेरिएशन है। या तो आप उस 5 लाख को भी आज की वैल्यू में कन्वर्ट करो तो एक्चुअल में आपको पता पड़ेगा कि आपको एक्चुअल बेनिफिट कितना हुआ। कई बार ऐसा होता है कि देखो ऐसे दिखने में 20 और 5 आपको 15 लाख का फायदा दिख रहा है, लेकिन जब आपने उस पर इंडेक्सेशन एप्लीकेबल किया तो पता पड़ा आपकी एक्विजिशन कॉस्ट 25 लाख होगी। तो यहाँ आपको 5 लाख का नुकसान हो गया, और उल्टा तो नुकसान हो गया तो वो कैपिटल लॉस है, और वो आने वाले टाइम में आपको कैपिटल गेन से एडजस्ट करना रहा। तो ये इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट होता है जो आप अपने कैपिटल गेन के ऊपर कैलकुलेट करके कर सकते हैं। और ये आज की क्लास के लिए इतना काफी है। मैं अभी शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सभी को कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। कल हम लोग एडवांस एक्सेल पढ़ेंगे, सुबह 10:30 बजे हमारी क्लास होगी। कल हम 2 सेशन रखेंगे कंटिन्यूअसली, और मैं आपको एक्सेल के कई सारे बारीक बारीक चीजें कल बताऊंगा, है ना। तो अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी को कुछ भी पूछना हो, किरण जी, आशीष जी, अंकिता, निरंजन, प्रियंका, प्रवीण, मेघा, पूछ सकते हो। सर इसमें रेट तो अलग अलग रहेगी ना? हेलो, हाँ सर इसमें जो लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में रेट का वेरिएशन रहेगा ना, अलग अलग रहेगी ना? 100% अलग रहेगी। शॉर्ट टर्म में देखिए जो 111J के अंतर्गत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% टैक्स है, और कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 10% टैक्स है, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% रेट ऑफ टैक्स है, फ्लैट, स्लैब में नहीं आता। मान लो जैसे जी जी, अब मान लो जैसे किसी की शॉर्ट टर्म में इनकम हुई है 3 लाख रुपए, ठीक है, ओके, और उसकी ओवरऑल इनकम भी 3 लाख ही है। ओवरऑल इनकम भी 3 लाख है तो 2.5 लाख तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एग्जेम्पशन हाँ, तो तो उसको मिलेगा। टैक्स देने की जरूरत। हाँ हाँ, और बाकी उसको के भी टैक्स देने की 50,000 जरूरत रुपए है। पर उसको जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की रेट होगी वो लगेगी। ओके ओके, नहीं वो तो उसमें 87A में नहीं आएगा, रिलीफ में नहीं मिलेगा उसको? नहीं देखो, 87A का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। रिबेट तो मिलनी। आप जो एग्जांपल दे रहे हो मैं सिर्फ उसका आंसर दे रहा हूँ। रिबेट तो मिलेगी। अगर किसी की ओवरऑल 3 लाख की इनकम है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। रिबेट तो 100% मिलेगी। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि अगर किसी की 3.5 लाख रुपए की इनकम है
आप समझिएगा इसको। अगर किसी की 3.5 लाख रुपए की इनकम है तो अभी अभी वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उससे तो 5 लाख तक की रिबेट दे दी इन्होंने, 5 लाख तक, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे केस में अगर मैं पहले की बात करूं यहाँ पर 3.5 लाख तक का एग्जाम्पशन था। अगर देखो एग्जांपल चेंज करते हैं अपन, मान लो किसी की 6 लाख की ग्रॉस टोटल इनकम है, 6 लाख जी में से 4 लाख उसकी नॉर्मल और 2 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। सुनना मेरी बात। जी जी। तो ऐसे केस में क्या होगा, पहले 2.5 लाख रुपए की उसकी नॉर्मल इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। 4 में से 2.5 लाख जो एग्जेम्पशन गया वो नॉर्मल इनकम का गया। बिल्कुल। इसके बाद बचता कौन सा है, 1.5 लाख बचता है 4 में से। उस 1.5 लाख पर 5% टैक्स लगेगा जो स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा। और जो एडिशनल 2 लाख है जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उस पर जो भी 10 या 15% है वो लगेगा, वो स्लैब के अनुसार नहीं लगेगा, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके अकॉर्डिंग लगेगा, उसके अकॉर्डिंग लगेगा। ओके yes. ओके ओके, ठीक है ओके, ठीक है सर। जो ब्रोकरेज है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंक्लूड नहीं होगी ना लॉन्ग टर्म में? ब्रोकरेज कौन सी वाली, परचेज की ब्रोकरेज या सेल की ब्रोकरेज? सेल्स की जो मतलब सेल कर रहा है वो। जो सेल करते वक्त आप ब्रोकरेज चुकाओगे वो ट्रांसफर एक्सपेंस बोला जाता है उसको, वो माइनस होते हैं सेल कंसिडरेशन में से। एक्विजिशन कॉस्ट नहीं बोलेंगे उसको, सेल कंसिडरेशन में से ट्रांसफर एक्सपेंस के नाम से उसे माइनस करेंगे। ओके ओके ओके। और एक और चीज थी इसमें, जो जो डेट होगी वो जो रजिस्ट्री की जो डेट होगी वही मतलब मान्य होगी, जो सेल और परचेज की जो। देखो एक चीज तो ये बता दूं कि रजिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है कैपिटल गेन का, ठीक है। ओके आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं नहीं करवा रहे उससे कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि गोल्ड वगैरह बेचते हो तो कौन सी अपन उनकी रजिस्ट्रियां करवा के रखते हैं। तो डेट कैपिटल अपन असेट क्या का लेंगे उसमें? रजिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया नहीं, आपने 1 नंबर का इनकम रिसीव किया, यानी सेल कंसिडरेशन किसे बोलेंगे, जहां पर आपको किसी तरीके का नेट कंसिडरेशन रिसीव हुआ है तो उसे अपन सेल कंसिडरेशन बोलेंगे, और उसी ईयर आपको टैक्स देना होगा। तो जो बैंक में एंट्री हुई, जो बैंक में वो देखो अपन मैं आपको डेट। इसका एग्जांपल बताता हूँ। 25 मार्च को आपका ट्रांजैक्शन हुआ और सामने वाली पार्टी ने आपको खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया, आपने कोई प्लॉट बेचा उसका, ठीक है। और रजिस्ट्री आपने जाकर अप्रैल में करवाई, यानी फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, तो आपको जो मार्च के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, अप्रैल के हिसाब से नहीं देना पड़ेगा। रजिस्ट्री का कैपिटल गेन से कोई लेना देना नहीं। ओके, मतलब बैंक में जो एंट्री पास हुई है उसके अकॉर्डिंग अपन 100% करेंगे। जो आपको सेल कंसिडरेशन कब रिसीव हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? अच्छा ये तो बता दो आज की क्लास लगी कैसी आपको? बढ़िया सर, नाइस। ओके, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं सुबह 10:30 बजे। ओके फाइन। थैंक यू, थैंक यू।